तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल MS वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में। और हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा यात्रियों के नज़रिए से, जिसमें आज हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे कि इब्न बतूता कौन था और उसकी क्या उपलब्धियाँ थी, उसने क्या क्या किया था, इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये सारा ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, आज हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे इब्न बतूता जी हैं, जिनके बारे में आज हम कंप्लीट करेंगे, जानेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इब्न बतूता। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है। तो इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है रिहला। क्या नाम है? रिहला उस किताब का नाम है। इब्न बतूता को बहुत बड़ा यात्री भी कहते थे। रीज़न क्या था कि इब्न बतूता ने उस समय दुनिया के बहुत सारे देश, अगर मैं उन देशों की सूची बनाऊं तो ये मोरक्को का रहने वाला, मोरक्को कहाँ का? मोरक्को का रहने वाला यात्री था। ये मोरक्को से होता हुआ मिस्र से होता हुआ उस समय सीरिया होता हुआ अरब होता हुआ ओमान होता हुआ हमारा क्या कहते हैं ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, होता हुआ भारत में इब्न बतूता किसके शासनकाल में आता है? तो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तुगलक के शासनकाल में जो इब्न बतूता है वो भारत में आता है, दिल्ली में आता है। ये बात पता होनी चाहिए। तो आज हम इब्न बतूता के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। इब्न बतूता उसके द्वारा रचित ग्रंथ रिहला पर टिप्पणी करते हुए भारतीय शहरी जीवन का विश्लेषण कीजिए। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम। तो इब्न बतूता, अगर इब्न बतूता के बारे में पढ़ें तो इब्न बतूता का परिचय क्या है? इब्न बतूता जो है, तो आज हम इब्न बतूता के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इब्न बतूता कौन थे, कैसे थे। तो इब्न बतूता, अगर आपसे आ जाए इब्न बतूता कहाँ का था, तो इब्न बतूता मोरक्को, कहाँ का बच्चों? मोरक्को का रहने वाला था। और मोरक्को उस समय अफ्रीका में आता है और आज भी अफ्रीका में आता है। तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है, दिल्ली आता है। इब्न बतूता को उसकी विद्वानता को देखकर, इब्न बतूता की विद्वानता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी का पद दे देता। किसका पद दे देता? काजी का। और उस समय काजी जो होते हैं वो क्या कहते हैं, न्याय करने का भी काम करते थे। एक काम इनका ये भी था। तो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो इब्न बतूता की विद्वानता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी का पद ऑफर करता है और खुशी खुशी इब्न बतूता इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। उन्हें बचपन से ही साहित्य, इब्न बतूता को बचपन से ही साहित्य का, किसका बच्चों? साहित्य का और ज्ञान का और यात्रा करने में काफ़ी रुचि थी, जिसके चलते इन्होंने भारत, चाइना, अरब, यमन, श्रीलंका और भी बहुत सारे देशों की यात्राएं की। और इन्होंने अपनी यात्रा, अपनी किताब रिहला, किसमें? रिहला नाम की किताब में अपनी यात्रा के वृत्तांतों को लिखा। अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा। तो इसने रिहला नाम की किताब में अपने यात्रा के अनुभवों को लिखा। आज हम रिहला किताब का अध्ययन करके उस समय के भारतीय समाज के साथ साथ समय किसानों की स्थिति, भारत में संस्कृति, परंपराएं, लोगों की भाषाएं, उनके पहनावे, इन सारे चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इब्न बतूता की जो रिहला है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ इब्न बतूता की रिहला की, तो उसकी विशेषता क्या है?
तो इब्न बतूता की जो रिहला की जो विशेषता है वो इस प्रकार है, देखते हैं। सबसे पहली बात, इब्न बतूता की जो रिहला है वो कौन सी भाषा में हमें देखने को मिलती है, तो ये बात याद रखना, इब्न बतूता की जो रिहला है वो अरबी भाषा, किस भाषा में मिलती है, हमें अरबी भाषा में मिलती है। यानी इब्न बतूता ने अपनी किताब रिहला को किस भाषा में लिखा, तो अरबी भाषा में लिखा। रिहला को किस भाषा में लिखा इब्न बतूता ने, तो किस भाषा में लिखा, अरबी भाषा में लिखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स का भी आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इब्न बतूता के बारे में एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। सबसे पहला मैंने ऑलरेडी बता दिया, इब्न बतूता की किताब जो थी वो अरबी भाषा में मौजूद थी। किस भाषा में मौजूद थी, अरबी भाषा में मौजूद थी। इब्न बतूता ने अपनी किताब रिहला में अपनी ज़िंदगी में जो भी यात्राएं की, यानी मोरक्को से लेके अपने ज़िंदगी के अंतिम क्षण की यात्राओं के अनुभवों को विस्तार पूर्वक बताने की बात की। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी किताब में हमें उसकी यात्राओं के अनुभव, एक्सपीरियंसेस का पता लगता है। और लास्ट क्या है कि इसकी किताब के माध्यम से हम उस समय के भारतीय समाज, संस्कृति की जानकारी पता लगा सकते हैं कि लोगों का धर्म क्या था, लोगों का धर्म क्या था, उनकी जाति क्या थी, कौन से लोग कौन सी परंपराओं का पालन करते थे, संस्कृति क्या थी उन लोगों की, संस्कृति क्या थी उन लोगों की, इन सारी चीज़ों का पता लगता है। इसके साथ साथ उन लोगों का पहनावा कैसा था, पहनावा कैसा था, ये भी पता हमें इसी की किताब से लगता है। भारतीय समाज का पता भी हमें इब्न बतूता की किताब से ही लगता है। तो इब्न बतूता की बुक की ये 3 विशेषता थी। पहले क्या बताओगे आप, इब्न बतूता की बुक अरबी भाषा में मौजूद थी। दूसरा, इब्न बतूता ने अपनी किताब में अपनी यात्रा के अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को लिखा है। तीसरा, आप क्या बताओगे यहाँ पर, सामाजिक और सांस्कृतिक भारतीय जानकारी उपलब्ध कराना, यानी कहीं ना कहीं उसकी किताब से भारतीय समाज, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, जो ग्रामीण समाज है उसके बारे में भी पता लगता है। ठीक है, इब्न बतूता ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है मेरे बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वे कि क्या लिखा है, और इब्न बतूता ने भारत में किस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देखा, हमारे लिए ये भी ज़रूरी है पढ़ना। तो इब्न बतूता ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय शहरी प्रणाली, यानी इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को किस रूप में देखा, इस चीज़ को देखते पहले तो अगर भारतीय शहरी प्रणाली की बात करूँ तो इब्न बतूता कहता है कि जब वो हमारे भारत में दिल्ली के अंदर आता है इब्न बतूता, तो इब्न बतूता कहता है कि भैया दिल्ली जो है ना वैश्विक व्यापार का केंद्र है। अब आप बोलोगे भैया वैश्विक व्यापार का केंद्र का मतलब क्या है, यानी उन दिनों दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली में व्यापार करने आते थे। दिल्ली में इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी, इतने ज़्यादा अवसर थे, इतने ज़्यादा काम धंधे थे कि इब्न बतूता कहता है कि चाइना से लेकर, पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में अफ्रीका तक जो व्यापार का जो एक बहुत बड़ा केंद्र था उसमें दिल्ली बहुत शुमार था, बहुत फेमस था। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली जो था वो विश्व व्यापार के केंद्र के रूप में उभरा। ये बात कौन कह रहा है, इब्न बतूता अपनी किताब रिहला में कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बात हो रही है, व्यापक अवसरों का केंद्र। इब्न बतूता ये बात कहता है कि कहीं ना कहीं जो अपनी रिहला में वो लिखता है कि जो शहर थे भारत के अंदर वो व्यापक अवसरों का केंद्र हुआ करते थे। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति को बहुत तरीके का काम धंधा उपलब्ध हो जाता, यानी अवसर बड़ी मात्रा में मौजूद थे। 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, तीसरा पॉइंट है विभिन्न वर्गों का होना। इब्न बतूता के अनुसार शहरों में धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैन, बौद्ध, मुस्लिम्स, तो ये सारे
अलग अलग वर्ग के लोग शहरों में रहते थे। शहरों में उच्च वर्ग के साथ निम्न वर्ग के लोग भी रहा करते थे। इब्न बतूता का मानना कि शहरों में किसी एक वर्ग के लोग नहीं थे, वहाँ पर डिफरेंट वर्ग के लोग रहा करते थे। तो ये इब्न बतूता की रियाला से ही हमें मिलता है, इस बात का पता हमें होना चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, यानी जो लोग शहरों में रहते थे उनकी लाइफ बहुत लग्जीरियस होती थी, मतलब वो शान शौकत के साथ लग्जरी लाइफ के साथ जिया करते थे। और उन दिनों एक कॉन्सेप्ट चलता था बच्चों कि जैसे आज हम चीनी मिट्टी के बर्तनों में चाय पीते हैं, उन दिनों जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे ना, वही चीनी मिट्टी के बर्तनों में, यानी ऐसे लोग जो थे वो शानो शौकत के साथ, शानो शौकत के साथ जिंदगी व्यतीत करते थे। तो ऐसे लोग शान शौकत के साथ ज़िंदगी व्यतीत करते थे और इनके पास मनोरंजन के विभिन्न प्रकार के साधन थे। मनोरंजन के विभिन्न प्रकार के साधन मौजूद थे। तो ऐसे लोगों के पास मनोरंजन के विभिन्न प्रकार के साधन मौजूद थे, यानी इनकी ज़िंदगी काफ़ी ऐश्वर्यपूर्ण होती थी। अगला क्या है, यातायात के साधनों का होना। जब इब्न बतूता भारत में आता है तो वो एक चीज़ देखता है कि भारत में व्यापार तंत्र को विकसित करने के लिए बहुत सारी सड़कें जो अपने आप में काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी, ऐसी सड़कों को बनाया हुआ था, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत में यातायात के साधन भी मौजूद थे, जिसका इस्तेमाल करके यात्री हो गए, व्यापारी हो गए, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, ये सारे इस यातायात के मार्ग का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पे अपना कार्य किया करते थे। ये बात कौन कह रहा है, इब्न बतूता अपनी रिहला में कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मनोरंजन के साधनों का होना। या इब्न बतूता कहता है कि शहरों में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के नाटक हुआ करते थे। नाटक घर होता था, संगीतकार होते थे, गायक होते थे, जो लोगों का मन बहलाया करते थे, लोगों का मनोरंजन किया करते थे। तो ये बात इब्न बतूता अपनी किताब रिहला में कहता है कि भारत में जो शहरी प्रणाली है वो कुछ इस प्रकार है। दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते, देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि दिल्ली वैश्विक व्यापार का केंद्र था इब्न बतूता के अनुसार। सेकंड पॉइंट, शहरों में व्यापक अवसर मौजूद थे। तीसरा क्या था, विभिन्न वर्गों का होना। शहरों में विभिन्न वर्ग के लोग रहा करते थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, डिफरेंट क्लास के लोग, धर्म के लोग रहा करते थे शहरों में। शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन ऐश्वर्यपूर्ण था, लग्जीरियस लाइफ थी, शान शौकत के साथ वो ज़िंदगी जीते थे। ठीक है, यातायात के साधन प्रॉपर मौजूद थे, चौड़ी सड़कें मौजूद थी वहाँ पर, जिसका इस्तेमाल करके यात्री लोग और व्यापारी लोग बड़े पैमाने पर अपना कार्य किया करते थे। मनोरंजन के विभिन्न प्रकार के साधन थे, नाटक था, संगीतकार थे, गायक थे, और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन मौजूद थे वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते, सबसे इम्पोर्टेंट है, इब्न बतूता जब भारत आता है तो अपनी किताब रियाला में इसका वर्णन करता है कि भाई सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन का समय लगता था उस दौर में, और भारत के लोगों ने एक ऐसी संचार प्रणाली को विकसित कर रखा था कि उसका इस्तेमाल करके सिर्फ 5 दिन में सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया जाता था। ठीक है, तो इब्न बतूता ने भारतीय संचार प्रणाली के ऊपर अपनी पुस्तक में प्रकाश डाला, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो देखते हैं इब्न बतूता के अनुसार संचार प्रणाली कैसी थी। इब्न बतूता कहता है, जब वो भारत में आता तो कहता है कि भारतीय संचार प्रणाली काफ़ी आश्चर्य में डालने वाली थी, क्योंकि जहाँ सिंध से दिल्ली आने में 50 दिनों का समय लगता था, वहीं पर इस संचार प्रणाली, इस डाक प्रणाली का इस्तेमाल करके 5 दिन में
ये सूचना या कोई भी कार्य कर लिया जाता था, यानी सूचनाओं को पहुंचा दिया जाता था। और इब्न बतूता ने भारत में संचार प्रणाली को दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है हमारा अश्व डाक प्रणाली। क्या है बच्चों? अश्व डाक प्रणाली। ये गलत हो गया यहाँ पर, अश्व डाक प्रणाली। अश्व डाक प्रणाली, अश्व डाक प्रणाली क्या है समझो पहले। इसके अंतर्गत प्रत्येक 4 मील के अंदर शाही घुड़सवार सूचना को पहुंचाने के लिए विद्यमान होते थे, जैसे उल्लुक प्रणाली, यानी अश्व डाक प्रणाली को उल्लुक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या था, ध्यान से समझना बच्चों। ये हमारा सिंध है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, दिल्ली। होता ये था कि सिंध से लेके दिल्ली के बीच में हर 4 मील पर, हर कितने मील पर? 4 मील पर एक घुड़सवार, एक घुड़सवार, एक कैंप बोल लो या घर बोल लो, कैंप में बैठा होता था। उसके पास एक छड़ी जिसमें घंटी लगी होती थी, ठीक है। तो हर घुड़सवार जो था, हर 4 मील पर एक घुड़सवार बैठा रहता था, जहाँ पर एक कैंप यानी एक घर बना रहता था, और उसके पास एक छड़ी होती थी जिसमें घंटी लगी होती थी। अब होता ये था कि जब एक घुड़सवार सिंध से 4 मील पूरी जान लगाकर घोड़े के साथ दौड़ता हुआ अगले 4 मील जब जाता था, तो उसके एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में सूचना होती थी। तो दूर बैठे उस यात्री को पता लग जाता था, घुड़सवार को, कि कोई घुड़सवार आ रहा है, और वो पहले से एक्टिव हो जाता था। इस तरीके से ये सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया करते थे। और इस तरीके से दिल्ली तक सूचना केवल 5 दिनों में, केवल 5 दिनों में दिल्ली तक सूचना पहुंच जाया करती थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता थी भारत में डाक संचार प्रणाली की, कि किस तरीके से सूचनाओं को सटीक तरीके से बहुत तेजी से भेजा जाता था। इसी को हम बोलते हैं अश्व डाक प्रणाली, क्योंकि इसमें घोड़े की मदद से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा होता है। तो इसे हम अश्व डाक प्रणाली कहते हैं। ठीक, पैदल डाक प्रणाली किसे कहते हैं हम? तो पैदल डाक प्रणाली में क्या होता है, इधर ध्यान देना। पैदल डाक प्रणाली में क्या होता है कि हर प्रत्येक मील पर, इसमें प्रत्येक मील पर 3 पैदल व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्हें दावा भी कहा जाता था। होता ये था कि हर 500 मीटर पर एक व्यक्ति खड़ा रहता था, जिसके एक हाथ में छड़ी होती थी, कैंप बने होते थे वैसे ही, और ये सूचनाओं को लेके भागा करते थे और इस तरीके से सूचनाओं को ट्रांसफ़र किया करते थे। इसमें 500 मीटर आएगा, क्या आएगा? 500 मीटर पर आएगा, बात वही हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम पैदल डाक प्रणाली या दावा प्रणाली भी कहते हैं। तो इब्न बतूता के अनुसार संचार प्रणाली 2 भागों में बांटी गई थी, याद रखना, एक अश्व डाक प्रणाली और दूसरा है पैदल डाक प्रणाली। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पूछा है कि डाक प्रणाली के लाभ क्या थे। डाक प्रणाली के लाभ क्या थे? तो देखो, डाक प्रणाली के माध्यम से लंबी दूरी का सहज व्यापार संभव हुआ। अगर डाक प्रणाली नहीं होता तो क्या लंबी दूरी का व्यापार संभव हो पाता? यहाँ पर क्या होता था कि डाक प्रणाली के माध्यम से लंबी दूरी का व्यापार संभव हो पाया, सूचनाएं भेजना पहले से ज़्यादा आसान हो गया। अब वो सटीक तरीके से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे, और व्यापारियों के लिए एक विशेष मार्ग की स्थापना हुई, जहाँ पर विश्राम स्थल को भी बनाया गया। अगर कोई व्यापारी जब यात्रा करता था तो बीच में उनको विश्राम स्थल मिलते थे, जिसका इस्तेमाल करके वो वहाँ पर आराम किया करते थे। तो ये डाक प्रणाली के क्या है? लाभ है। क्या है? लाभ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? नेक्स्ट है कम खर्च और कम समय में सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाया करता था, जो इसकी एक अपनी ही विशेषता है। अगर हम सुरक्षा प्रणाली की बात करें तो इब्न बतूता ने भैया सुरक्षा प्रणाली पर कुछ खास लिखा नहीं है, उसने उल्टा सुरक्षा प्रणाली के बारे में उल्टा क्या कहते हैं, नकारात्मक ही लिखा है। इब्न बतूता बताता है कि भारत में
भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में यात्रा करने में उसे बहुत सारी असुविधाओं यानी असुरक्षाओं का सामना करना पड़ा। इब्न बतूता बताता है कि अकेले यात्रा करना खतरों से भरा हुआ था। ये बात क्यों बोल रहा है इब्न बतूता? क्योंकि इब्न बतूता को भी कई बार लूटा गया था। इब्न बतूता एक बार ट्रैवल कर रहा था, तो जब वो ट्रैवल कर रहा था यानी यात्रा कर रहा था, तो उस दौरान वो अपने कुछ घोड़ों को लेकर, घुड़सवारों को लेकर और कुछ सामान लेकर वो आ रहा होता है, और आप यकीन नहीं मानोगे उसे बीच में डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है। तो इससे भयभीत होकर इब्न बतूता अपनी किताब रिहला में लिखता है कि भैया जो यात्रा करना था वो अकेले यात्रा करना जो खतरों से भरा हुआ था, ठीक है। समूह व्यापार के लिए बाध्य होना। अब भैया अकेले यात्रा करेंगे, अकेले व्यापार करेंगे तो लूट लिए जाएंगे, इसलिए व्यापारी जो होते थे वो एक समूह में यात्रा करते थे, एक समूह में ही मिलकर व्यापार करते थे, व्यापारिक गतिविधियां किया करते थे, ठीक है। लुटेरे और गुंडों का डर होना। यात्रा करते समय लुटेरों, डाकुओं का सामना करना पड़ता था जो धन और जन दोनों के लिए हानिकारक होते थे। तो इब्न बतूता ने सुरक्षा प्रणाली के बारे में कुछ इस प्रकार का है। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या कहा है? यात्रा करने में असुरक्षाएं होती है। सेकंड पॉइंट, समूह व्यापार के लिए बाध्य, यानी कि व्यापारी नहीं भी चाहता समूह में व्यापार करना, तब भी उसे समूह में ही व्यापार करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट क्या कहला है? लुटेरे और गुंडों का भय होना, क्योंकि भैया अकेला अगर कोई ट्रैवल करता है तो डाकुओं द्वारा, गुंडों द्वारा, लुटेरे द्वारा उनको लूट लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ग्रामीण कृषि व्यापार प्रणाली। भारत में ग्रामीण कृषि व्यापार प्रणाली के बारे में इब्न बतूता का क्या मानना था, देखते हैं। तो इब्न बतूता के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र था भारत के अंदर, वहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती थी, ठीक है। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्र की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी, जिसके कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा कृषि गतिविधियों में यानी कृषि कार्यों में संलग्न था, कृषि की ओर आकर्षित था, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बोली है इब्न बतूता ने कि मिट्टी उपजाऊ होना, उन्नत व्यापार होना। ऑलरेडी ये बात मैंने बता दी थी कि भारत का जो व्यापार तंत्र था इब्न बतूता के अनुसार वो बहुत उन्नत था। दुनिया के किसी भी हिस्से से ज़्यादा जो व्यापार है वो भारत में होता था। ये बात कौन कह रहा है? इब्न बतूता अपनी किताब रिहला में कह रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सुव्यवस्थित यातायात सुविधा। इब्न बतूता कहता है कि व्यापार की ओर ढुलाई देने के लिए मार्गों का निर्माण किया गया। उनकी सही सुरक्षा रखने के लिए यातायात के कई साधन उपलब्ध हुआ करते थे, ताकि यात्रीगण, व्यापारी लोग जो है सही तरीके से यात्रा कर पाए, व्यापार कर पाए, ठीक है। सूती कपड़ों की अत्यधिक मांग होना। इब्न बतूता कहता है कि भारतीय उत्पादन विशेषकर सूती कपड़े की अत्यधिक मांग थी, जिसे महीन, मलमल, रेशम, जरी आदि की विशेष मांग थी, जिन्हें संपन्नशील व्यक्ति ही खरीद सकता था। ये बात इब्न बतूता कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आगे के जितने भी देश थे वहाँ पर सूती कपड़ों की काफ़ी डिमांड थी। इसके अलावा जो महंगे कपड़े होते थे जैसे महीन, मलमल, रेशम, जरी, इनकी डिमांड जो थी अमीर लोगों के द्वारा की जाती थी, ठीक है। व्यापारियों को लाभ होना। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन अच्छा होने के कारण यहाँ के रहने वाले व्यापारियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, यानी कहीं ना कहीं व्यापारियों को व्यापार का लाभ होता था, व्यापक लाभ होता था व्यापार का, ठीक है। अगला क्या? सिक्कों द्वारा व्यापार होना। इब्न बतूता ने लिखा है कि भैया भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य तौर पर बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर जो व्यापार होता था वो सिक्कों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा। किसके द्वारा? मुद्राओं के द्वारा। मुद्राओं के द्वारा किया जाता था। सिक्कों या मुद्राओं के द्वारा व्यापार किया जाता था। किसके अनुसार? इब्न बतूता के अनुसार, ठीक है बच्चों। ये भी याद रखना, ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता के अनुसार दास प्रथा कैसी थी? भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में क्या लिखा है? तो इब्न बतूता 10वीं से 17वीं सदी के मध्य के दौरान कई विदेशी यात्रियों ने भारत में विद्यमान दास प्रथाओं के बारे में लिखा। दास प्रथाओं के बारे में अल-बरूनी ने भी लिखा है, इब्न बतूता ने भी लिखा है, फ्रांसवा बर्नियर ने भी लिखा है, और भी बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे जो आए उन्होंने दास प्रथा के बारे में लिखा है। अल-बरूनी का क्या मानना था?
सबसे पहला देखते हैं, नियमित रूप से दासों की बिक्री। जब इब्न बतूता भारत आता है तो वो शहरों के बाज़ारों में ये देखता है कि खुले आम तरीके से दासों का व्यापार किया जा रहा है, दासों का व्यापार किया जा रहा है, यानी दासों की विपरीत बिक्री जो है खुले आम हो रही है। किसके अनुसार? इब्न बतूता के अनुसार। सुल्तान के लिए दास खरीदना, आपको पता है इब्न बतूता ने स्वयं सुल्तानों के, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके लिए कुछ दास खरीदे थे ताकि वो दासों को क्या कर सके? भेंट कर सके। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार विभिन्न प्रकार के दास हुआ करते थे। इब्न बतूता कहता है कि राजा के अनेक कार्यों में दासों को देखा गया है, जैसे एक दास जो संगीतकार है, कुछ गायक हैं, कुछ नर्तक हैं। ठीक है, अगला है धार्मिक स्थलों की देखरेख में दास। इब्न बतूता कहता है कि भैया भारत में जितने भी धार्मिक स्थल थे उनकी देख रेख करने के लिए भी स्पेशली दासों का इस्तेमाल किया जाता था, दासों के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। घरेलू कार्य, इब्न बतूता के अनुसार घरेलू कार्य में भी दासों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पालकी वाले दास होना, कुछ ऐसे दास होते थे जो पालकी में कुछ दास राजा के दरबार में पालकी उठाने वाले भी हुआ करते थे जिनकी कीमत घरेलू दासों से ज़्यादा होती थी। तो इब्न बतूता के अनुसार भारत में दास प्रथा कुछ इस प्रकार थी। ठीक है, दासों की स्थिति। हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है, तो बच्चों इसको अच्छे से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।